हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का सीआरएम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के सेशन में हम सभी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी की जो क्वेश्चंस आई हुई हैं पिछले कई वर्षों की, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन आया है पिछले कई वर्षों में, उसको चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितनी क्वेश्चंस आई हैं और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है। हर एक स्टेटमेंट, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए इन डेप्थ में मैं इसको डिस्कस करता हुआ चलूंगा। बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमारा अब क्या है ना कि पिछले कई वर्षों से, खास तौर पे 10 ईयर से देखा जा रहा है कि यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में खास तौर पे पॉलिटिकल थ्योरी की क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। पहले क्या करता था यूपीएससी के, जनरली जो क्वेश्चन पूछा करता था ना, ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछती थी है ना अपने बुक से, है ना, जो थ्योरेटिकल पोर्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन होता था वहां से। लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो गया ना कि यूपीएससी ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी टारगेट कर रही है। जैसे अगर आप देखें, ये स्पेशल एक चैप्टर ही है पॉलिटिकल थ्योरी। जनरली जब आप पॉलिटिकल थ्योरी जो 11th क्लास की बुक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद आपका ये सारा चीज सॉल्व होगा। नॉर्मल लक्ष्मीकांत या डीडी बसु ऐसी किताबों में सारे टर्म्स आपको जनरली नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको अलग सोर्स फॉलो करना होगा। आते हैं बिंदु पे, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर से पिछले कई वर्षों में जो क्वेश्चंस आए, उसमें 2023 में क्वेश्चन आया था। हालांकि 2024 में और 2025 में एज सच कोई पॉलिटिकल थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन 2023 में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ये था कि इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। आमतौर पे मैंने कई बार ये क्लास में बताया भी आप सभी को। 2023 में आया है, ऑप्शन ए दिया है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ऑप्शन बी बोलता है द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। तो यानी अनिवार्य रूप से विधि की समयक जो प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ओरिजिनल मतलब क्या होगा, इन चारों में से आपको चूज करना है। आप आराम से स्क्रीन में जो भी अपना जो है पॉज बटन उसको दबा लीजिए और आराम से इसको सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये कंसेप्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कंसेप्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये शब्द कहीं नहीं था। लेकिन मनेका गांधी जो केस हुआ, फिर से ध्यान से सुनेंगे आप सभी। मनेका गांधी जो राहुल गांधी के जो आंटी थी बेसिकली, तो जो मनेका गांधी केस हुआ 1978 में, जब इस केस को इंटरप्रेट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की इंटरप्रिटेशन के बाद यह कहा कि आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन में इसको शामिल किया जाए। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ है कि लॉ सिर्फ एग्जिस्ट करना सफिशिएंट नहीं होता है, बल्कि लॉ फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। जस्ट मतलब थोड़ा न्यायविद या फिर जस्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए। आप समझ पा रहे मेरी बात को? इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसका मतलब यह है कि प्रोसीजर लिबर्टी नहीं हो सकता है, लॉ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अनुरूप होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव की एक्शन भी रीजनेबल होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, भारत में आर्टिकल 21 इनिशियली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ड्यू प्रोसेस लाइक इंटरप्रिटेशन, आप समझ पा रहे मेरी बात को, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ड्यू प्रोसेस लाइक इंटरप्रिटेशन दे दिया। और 1978 में मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ड्यू प्रोसेस लाइक इंटरप्रिटेशन दिया, जैसा कि मैंने भी कहा। हालांकि इसके पहले एक केस हुई थी एके गोपालन केस, ये याद रखिएगा, है ना। 1 सेकंड रुक जाएंगे, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं, ठीक है ना। 1 सेकंड। एके गोपालन केस हुई थी, ठीक है। तो एके गोपालन केस के बारे में आप सभी ने, कई बच्चों ने पढ़ा होगा। एके गोपालन केस 1950 में हुआ था। एके गोपालन साहब ने एज अ पिटिशनर केस फाइल किया था स्टेट ऑफ मद्रास के खिलाफ, एंड स्टेट ऑफ मद्रास वाज द रिस्पोंडेंट एट द टाइम। in 1950 में जब ये केस की सुनवाई कर रही थी एके गोपालन केस के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 की नैरो इंटरप्रिटेशन है, इसको और थोड़ा वाइडन किया जाना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ये डिस्कशन हमने बेसिकली इसके बारे में किया। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट वाइज मैं इसका एनालिसिस करूं। जैसा कि मैंने कहा
देखिए जो ऑप्शन ए है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। तो आप में से कई बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो नेचुरल जस्टिस इसका पार्ट है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पार्ट है, लेकिन ड्यू प्रोसेस उससे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो मेरी बात को। ड्यू प्रोसेस इज बेसिकली द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, आप समझ रहे हो ना। उसी प्रकार ऑप्शन बी जो है द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कारण क्या है भाई, देखिए ये अलग कंसेप्ट है और इसमें फेयरनेस की जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होती है ना। इसमें फेयरनेस की जो जुडिशियल रिव्यू होती है बेसिकली काफी लिमिटेड होती है, ये आप सभी को बता दूं। अगला है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो कि हमारा करेक्ट आंसर था। इसेंस यही है, आप समझ रहे हो ना। तो जो बेसिकली यहां बोला है कि इन इसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, इट इज बेसिकली फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, समझ रहे हो। तो लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज बेसिकली इनकरेक्ट। ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड है और ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर लिया। अगली जो हमारी प्रश्न है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, which one of the following statement best reflects the chief purpose of the constitution of a country, समझ रहे हो। यानी नीचे दिए गए स्टेटमेंट या कथनों में से, बयानों में से कौन सा किसी देश के संविधान के मुख्य मकसद को सबसे अच्छे से दिखाता है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं आप सभी को बता दूं कि इसका 4 ऑप्शन यहां दिया है। पहला ऑप्शन है इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड अ गवर्नमेंट। सी बोलता है इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारा डी कहता है इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, यानी यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा को पक्का करता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पूरे क्वेश्चन को स्क्रीन पे आप पॉज कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं और आप इसको एक बार पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों जैसा कि ये क्वेश्चन है कि इनमें से जितने ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को कौन सबसे बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, यानी संविधान के मुख्य मकसद को सबसे अच्छे से कौन दिखाता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। अगर कंसेप्ट क्लियर हो आपका तो कंफ्यूजन हो सकता है उनके लिए, है ना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब ये आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी टू मॉडरेट है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ ऑब्जेक्टिव से वेलफेयर डॉक्यूमेंट समझता है, तो उस बच्चे के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसकी जो राइट आंसर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट डिफाइन करता है, वो ऑप्शन सी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब यहां पर समझिएगा चीफ कंसेप्ट। देखिए ऐसा है, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहला, ध्यान से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ स्टेट। हम सभी जानते हैं, यह बताता है कि स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन रूल करेगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन का कोर पर्पस होता है गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करना और उसको लिमिट करना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लिमिट नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप बन सकती है। आप समझ पा रहे मेरी बात को। जैसे आपने देखा होगा वेनेजुएला में, सही ना, वेनेजुएला इज द ग्रेट एग्जांपल। इन वेनेजुएला द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ग्रेजुअली बिकम द डिक्टेटरशिप। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज हमें समझना है। अगर आप इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझोगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये जो टर्म है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक जो टर्म होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड ये टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। बात एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना काफी नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर रूल ऑफ लॉ। ये जो आइडिया है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर रूल ऑफ लॉ, ये आइडिया जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने डेवलप किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाई लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना, व्हाई लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे मेरी बात को। अब इस पूरे गेम को आराम से समझना। लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, पहले तो ये समझ जाओ कि हिस्ट्री ने हमें क्या दिखाया है। पहले इसको समझिए, व्हाई लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट।
हिस्ट्री ने हमें क्या दिखाया भाई? हिस्ट्री ने हमें यही दिखाया कि एब्सोल्यूट मोनार्की इज बेसिकली इक्वल टू एब्यूज ऑफ पावर। मतलब जहां पर खूब मोनार्की होगा, जो कंट्री में ज्यादातर मोनार्की होगी या फिर वैसी टेरिटरी जो मोनार्कियल टेरिटरी होती है, वहां क्या होता है? एब्यूज ऑफ पावर होता है। कॉलोनियल जो रूल होगा, अगर मान लो कहीं पे, तो आर्बिट्ररी ऑथोरिटी होगा, मनमानी वहां से शक्तियों का यूज किया जाएगा। अब देख लीजिए ना, इन द 1975 इन इंडिया देयर वाज इमरजेंसी इंप्लीमेंटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। वो क्या था? पूरी तरीके से पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया था। पावर वाज बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एट द टाइम इन द हैंड ऑफ द इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के हाथ में केंद्रीकृत था। उसका उपयोग देख लीजिए। जबकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सो ये हाल है। समझिए, जिस देश में एब्सोल्यूट मोनार्की होता होगा, सिर्फ राजतंत्र होता होगा, पूर्ण राजतंत्र, वहां का हाल क्या होता होगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का मेन रूल है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो डेमोक्रेसी की जो बेसिकली जो पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको अलग अलग काम करने के लिए दो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का मेन रोल है सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, जुडिशियल रिव्यू, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी पार्लियामेंट के एक्शन को देखते रहे, और फंडामेंटल राइट्स। आप समझ रहे हो, इसको प्रमोट करना। अब थोड़ा ऑप्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन ए है, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉस। अब इसको ध्यान से समझना, ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट गलत है। मैं चाहता हूं इस चीज को ध्यान से समझिए। तो स्टेटमेंट ए इज कलेक्टिवली रॉन्ग। मैंने तो हालांकि बता दिया इसका राइट आंसर क्या है, ये रॉन्ग है। आप में से कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर ये रॉन्ग क्यों है? देखो, ये स्टेटमेंट पार्शियली सही लग सकता है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये चीफ पर्पस नहीं है। ऑब्जेक्टिव बताना सेकेंडरी फंक्शन है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसी प्रकार ऑप्शन बी है, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड अ गवर्नमेंट। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। इस बात को समझने का प्रयास करना। ये जो आपका ऑप्शन बी है ना, जो इसमें कहा गया, हां कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्रिएट करता है, पर अगर सिर्फ क्रिएशन ही पर्पस होता प्यारे बच्चों, तो ऑथोरिटेरियन रिजिम्स भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। चीफ पर्पस क्रिएशन नहीं है, लिमिटेशन है। ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन सी पे आइए। ऑप्शन सी कहता है डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने इसको सही किया था, और यहां पे समझने का प्रयास करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, यानी दिस इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई एम टेलिंग यू बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पावर्स, है ना। वो पावर को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन क्या कर सकता है ना। सेंट्रल स्टेट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्स इसको इंश्राइन करता है, इंप्लीमेंट करता है देश में, ताकि गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो, और जुडिशियल रिव्यू के तहत पार्लियामेंट के हर एक एक्शन को जुडिशियरी देखते रहती है। इसलिए बेस्ट आंसर है, और इसलिए मैंने कहा था कि सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द पॉइंट, डी क्यों सही और गलत है? तो डी तो भैया गलत है, तो पहले क्लियर कर लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एम हो सकता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी में आपने देखा होगा सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी की बात की गई, तो ये प्रीएम्बल और इवन सोशल सिक्योरिटी के बाद डीपीएसपी में की गई। लेकिन ये चीफ पर्पस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस ओरिएंटेड नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 लॉ ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड। आर्टिकल 32 में क्या लिखा गया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फिर जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट पावर। ये सब इसलिए है ताकि गवर्नमेंट अनलिमिटेड ना हो। ये पहले क्लियर कर लीजिए आप सभी। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। वन लाइन मेमोरी हुक दे रहा हूं आप सभी को इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो सीख है, जो आप लोग को सीखना है इस क्वेश्चन से। कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, सरकार को कंट्रोल करना है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, सरकार को कंट्रोल करना है। ये चीज याद रखिएगा। आइए थोड़ा पॉइंट पे। तो इस प्रकार आपने दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं। ऐसा है 2021 में बेसिकली तीसरी क्वेश्चन, बेसिकली 2021 में जो क्वेश्चन पूछी गई पॉलिटिकल थ्योरी से, क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ये मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन किया। लास्ट वाले क्वेश्चन को जो बच्चा ध्यान से समझा होगा वो इस क्वेश्चन को डील कर सकता है। क्या इसका मतलब होता है? संवैधानिक सरकार का मतलब। ऑप्शन ए, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी, अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स। ऑप्शन सी, अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स। ऑप्शन डी, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के शर्तों से सीमित सरकार। मैं चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा क्वेश्चन को देखिए
और थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। मैं चाहता हूं कि उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा, अगर मैं वेट करूंगा इट विल टेक टू मच टाइम। आइए थोड़ा बिंदु पे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस पूरे क्वेश्चन को बच्चों देखोगे ना, इसके लेवल ऑफ क्वेश्चन बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है। अब आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। यहां बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, उसका मतलब क्या होता है? सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज इक्वल टू लिमिटेड गवर्नमेंट। पहले तो एक क्लियर कर लीजिएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट याद रखिएगा आर्बिट्रेरी नहीं होती है, मतलब मनमानी शक्ति नहीं यूज कर सकती है सरकार। उसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, और वही कॉन्स्टिट्यूशन उस पावर को लिमिट भी करता है। इस बात पे ध्यान देना है आपको, समझ रहे हो? तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहोगे तो गवर्नमेंट अंडर द लॉ, नॉट एबव द लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में। तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जहां होता है वहां पर रूल ऑफ लॉ होता है, यानी वहां पे सरकार जो है, वहां पे कानून ही सब कुछ होता है, कानून ही सर्वे सर्वा है, उसके नीचे ही सरकार आएगी। सबसे बड़ा कानून होता है, कानून के ऊपर कोई नहीं, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। अगर आप इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी एंगल से आप इसको समझने का प्रयास करोगे इस पूरे क्वेश्चन को, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसा कि मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन होना और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना अलग अलग चीजें हैं। हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, आप समझ रहे मेरी बात को? हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। हर कंट्री के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है, लेकिन हर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, नॉर्थ कोरिया के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहां लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, गवर्नमेंट मनमानी शक्तियों का उपयोग करती है। वहां पे अगर मान लीजिए आप किम जोंग के अगर फोटो को अगर मोड़ के अगर पॉकेट में रख लिया, आपको जेल हो जाएगा, समझ रहे हो? वहां पे कोई भी आदमी इंडिविजुअल अपना करियर डिसाइड नहीं कर सकता क्या वो करियर में करेगा। रात को आप लाइट नहीं जला सकते हैं, रात को स्टडी नहीं कर सकते, मतलब आपको सफोकेशन है वहां पर। यानी इसका मतलब वहां पे पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग एंजॉय खूब करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना बात को? नॉर्थ कोरिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे अनलिमिटेड गवर्नमेंट। इट मींस कि वहां की सरकार अनलिमिटेड पावर एंजॉय कर रही है, आर्बिट्रेरी पावर एंजॉय कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कोर है लिमिटेड प्लस रिस्पॉन्सिबल प्लस अकाउंटेबल पावर। आप समझ पा रहे होगे? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की जो की फीचर्स होती हैं, जो मुख्य विशेषताएं होती हैं संवैधानिक सरकारों की, बच्चों होता है, ध्यान से सुनना, जो की फीचर होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ। क्या होता है? पहले रूल ऑफ लॉ, यानी जो भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जहां पर होगा वहां पर रूल ऑफ लॉ होगा, सिर्फ यानी कानून का राज होगा, कानून ही सर्वे सर्वा होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा। सारी जो बॉडीज हैं, पिलर्स हैं, वो अपना अलग अलग काम करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, समझ रहे हो? सेपरेशन ऑफ पावर होगा। इसके बाद वहां पर जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था होगी, समझ रहे हो ना, कि ताकि जो भी वहां के पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, समय समय पर जुडिशरी उसको रिव्यू करते रहे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ है कि नहीं। इसके बाद जो एक और फीचर है वो ये है फंडामेंटल राइट्स होगा वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में। और याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली सरकार की शक्तियों को लिमिट करता है। गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव माना जाता है फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। समझ रहे मेरी बात को? फिर चेक एंड बैलेंस होगा। सो अगर ये सारी चेक एंड बैलेंस मतलब वही समय समय पर पार्लियामेंट कौन सी लॉ बना रही है उसको चेक करना कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है कि नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू का ही पार्ट होता है चेक एंड बैलेंस, न्यायिक समीक्षा जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू का। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब थोड़ा ऑप्शन वाइज एनालिसिस पे आ जाते हैं। देखो ऑप्शन ये है क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। देखो रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी नहीं, ये चीज याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर भी जरूरी नहीं है। यूके यूनिटरी है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूं, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज थोड़ा सा उठपटांग लगता है, ऑप्शन ए थोड़ा सा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। दूसरा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विद फेडरल स्ट्रक्चर, ये पूरी तरीके से क्या है, इनकरेक्ट है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ऑप्शन है यहां पर हमारा करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ना, यहां पर याद, वन सेकेंड, ये पूरी तरीके से गलत है, मैं माफी चाहूंगा। सो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट। जैसा कि मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर भी जरूरी नहीं है, यूनाइटेड किंगडम यूनिटरी है, फिर भी देखिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से तो ये गलत हुआ। ऑप्शन बी पे थोड़ा आइए। ऑप्शन बी कहता है गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स।
क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये है? बच्चों फिर से कहना चाहता हूं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है ये वाला, समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डिफिनेशन नहीं है, तो ये भी, इसको भी गलत करो। इसके बाद ऑप्शन सी क्या बोलता है? अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स। आप समझ रहे मेरी बात को? भाई ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर हो सकता है ना, अध्यक्षीय प्रणाली का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी पे आइए। ऑप्शन डी कहता है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे मेरी बात को? तो ये एक्चुअल मीनिंग है, गवर्नमेंट की पावर डिफाइंड भी है और लिमिटेड भी है, इस ऑप्शन से हमें मालूम चल रहा है, समझ रहे हो? इसलिए इसको कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर द रूल ऑफ लॉ। तो ये गलत है ऑप्शन है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी सही है। मैंने बहुत अच्छे से आपको यहां डिफाइन कर दिया। इंडिया में आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? कंसीडर्ड एज वॉइड, यानी कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है वो अपने आप में खत्म मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। और आमतौर पे हम आर्टिकल 13 को क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट। मान लो कि अगर कोई कानून बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, आर्टिकल 12 के अंदर आने वाली स्टेट, अगर वो कानून बना रही है तो इसी सर्किल के अंदर रखकर बना सकती है डीपीएसपी को फॉलो करते हुए। और ये जो सर्किल में जो लाइन है बेसिकली आर्टिकल 13 है जो बॉडीगार्ड है, और इसके बाहर जो है फंडामेंटल राइट्स है। तो जब गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी तो इंश्योर करेगी कि सर्किल के बाहर ना निकले। अगर सर्किल के बाहर निकलेगी तो पक्का है फंडामेंटल राइट वायलेट। अगर ऐसी स्थिति में आर्टिकल 13 क्या कर देगा? इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा ऐसी कानून को। वही आर्टिकल 13 कहता है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, आप सभी को मालूम है। बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जस्टिस हंसराज खन्ना के द्वारा दिया गया, और जुडिशियल रिव्यू को ओवर द ईयर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई और इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। इमरजेंसी पावर्स भी जुडिशियली रिव्यूड होती है। ये सिर्फ इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड ना हो, गवर्नमेंट की शक्ति अनलिमिटेड हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर हमने यूपीएससी कर्मयोगी बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसको सिर्फ ओनली सीरियस कैंडिडेट्स ज्वाइन करें। 2026 की भी इसमें मेंटरशिप अवेलेबल है, प्रीलिम्स की। अगर आप प्रीलिम्स में फाइनली इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, आपने टेस्ट सीरीज लगा लिया, पीवाईक्यू का नोट्स बना लिया, आपने स्टैट्स पढ़ लिया, बहुत ज्यादा आपने एक्सटेंसिव प्रिपरेशन किया है, हर चीज आप फॉलो कर रहे हैं, विच इज बेसिकली नीड ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स, उसके बावजूद भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और 2027 में फिर से आप झंडा गाड़ना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़कर आप अपनी करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें पहले स्वॉट एनालिसिस होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इसके बाद आपका जो है 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लिया जाएगा, डेली टारगेट्स दी जाएंगे। इसके बाद जो है इसमें आपका जो है डेली टारगेट के साथ साथ आपका लाइफ टाइम ट्रैकिंग होगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं। वीकली, डेली और मंथली रिपोर्ट बनेगा, है ना। सारी टॉप नॉच कंटेंट हमारे द्वारा दी जाएगी, 35,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये मेरे बारे में आप पढ़ लेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी is an essential feature that indicates that it is federal in character। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हिंदी में, भारतीय राजनीति में इनमें से कौन सी एक जरूरी बात है जो बताती है कि यह फेडरल है यानी संघीय है? ऑप्शन ए बोलता है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्डेड। ऑप्शन बी बोलता है द यूनियन लेजिस्लेचर, वही पार्लियामेंट, हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स। ऑप्शन सी द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। इसके बाद द फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय कोड ऑफ लॉ, यानी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार न्यायपालिका द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में ये है। मैं चाहता हूं कि आप सभी, ये क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप रो करके ध्यान से पढ़ें और आप ये समझे कि इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है ना। आप इसको देख लीजिए और वीडियो रोक करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले तो समझिए क्वेश्चन का लेवल। ये क्वेश्चन मॉडरेट है बच्चों। लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है? मॉडरेट है। ये क्वेश्चन मॉडरेट है।
ऑप्शन अगर आप पूरी देखें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए कोर कंसेप्ट इस पूरे क्वेश्चन का समझिए, फिर इसके बाद पूरा स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस करता हूं और ये बताता हूं कि ये क्यों सही है। देखिए फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल सिस्टम में यानी संघीय प्रणाली में पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। आप समझ पा रहे मेरी बात को? जुडिशरी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि वही सेंटर स्टेट डिस्प्यूट डिसाइड करती है। तो जहां पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट, इंडिया में तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही है, एंड फाइनली द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। और जहां पर सेंटर स्टेट या दो से अधिक स्टेट्स या एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कोई डिस्प्यूट है, इसको जब रिजॉल्व करती है सुप्रीम कोर्ट, तो इसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का उपयोग कर रही है, वास्तविक क्षेत्राधिकार का उपयोग कर रही है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो सेंटर अपनी पावर मिसयूज कर सकता है। और फेडरलिज्म का एसेंशियल फीचर क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग यानी राजनीतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म के 4 कोर पिलर्स होते हैं। पहला, डुअल गवर्नमेंट, ये याद रखना एग्जाम के लिए, यानी द्वैध सरकार। समझ रहे हो? डुअल गवर्नमेंट यानी जिसको डुअल गवर्नमेंट मतलब सेंटर और स्टेट, यहां समझना थोड़ा, सेंटर प्लस स्टेट। समझ रहे मेरी बात को? इसके बाद जो दूसरा होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्यारे बच्चों, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो थर्ड होता है हमारा, वो होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स। और इसके बाद जो लास्ट होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। फोर्थ वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। नाउ ये सारी जो चीजें हैं, 4 पिलर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म के, इनमें से अगर एक भी मिसिंग हो तो फेडरलिज्म वीक हो जाता है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा आइए ऑप्शन वाइज एनालिसिस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए क्यों सही है? देखिए, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को डिसाइड कौन करेगा? जुडिशियरी। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? जुडिशियरी। जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? जुडिशियरी। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फेडरलिज्म का एसेंशियल फीचर है। सो इस प्रकार ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी पे आइए, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। भाई ऐसा है, पूरी तरीके से गलत है। और कारण क्या है इसके पीछे? देखो ये जो है ना, ये राज्यसभा से रिलेटेड लग सकता है, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन फेडरलिज्म का कोर डिफाइनिंग एलिमेंट नहीं होता है। मैंने कई बारी क्लास में समझाया है, फेडरलिज्म का कोर है पावर डिवीजन, ना कि रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो? तो इस प्रकार ये गलत है। चलिए आइए ऑप्शन सी पे, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। बच्चों ये भी गलत है पूरी तरीके से। ये पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, समझ रहे हो? पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर नहीं है। इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। इस प्रकार ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी पे आइए, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। गलत। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर नहीं, हमने ऑलरेडी बता दिया, ऑप्शन ए है। और कारण क्या है इसका गलत होने का? क्योंकि ये लिबरल डेमोक्रेटिक का फ्यूचर है, यानी आप कह सकते हैं स्वतंत्र लोकतंत्र का ये एक विशेषता हो सकता है। फेडरलिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, संघीय प्रणाली का एक डिफाइनिंग इसको विशेषता नहीं मान सकते। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया को कहते हैं हम लोग कि भाई फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, लेकिन फेडरल कैरेक्टर प्रूव होता है इंडिया के कंटेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा 7th शेड्यूल में, मैं चाहता हूं इसको एक बार थोड़ा मिटा लूं, इसके बाद आपको बताऊं। बच्चों जैसे आप लोगों ने 7th शेड्यूल में देखा होगा, जिसमें इंडिया के पावर को 3 भाग में डिफाइन किया गया है। सेंट्रल लिस्ट जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी यानी पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे दोनों बनाएंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर मान लो दोनों की लॉ अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? ये प्रिवेल करेगा द पार्लियामेंट का। तो 7th शेड्यूल में आप देख लीजिए, है ना? तो इससे मालूम चलता है कि इंडिया का फेडरल कैरेक्टर है। आर्टिकल 131 में देख लो, आर्टिकल 131 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 131 में बोला गया ना कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी जो सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट को डिसाइड करेगी, आर्टिकल 131। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। सो दीज ऑल बेसिकली शोज दैट कि भैया ये जो है एसेंशियल फीचर है इंडिया के कंटेक्स्ट में फेडरलिज्म का।
समझ रहे हो? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, वन लाइन मेमोरी हुक दे रहा हूं। बच्चों, फेडरलिज्म तब तक सेफ है किसी देश में जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इस स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लीजिए क्योंकि बहुत लंबी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, है ना। देखिए ऐसा है, ये आर्टिकल 12 के अंतर्गत आने वाली स्टेट की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, ये पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो ध्यान से समझिए, स्टेट का कौन डेफिनेशन होगा। ऑप्शन ए है, अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing an organized government. Option B, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. Getting the point? इसके बाद, a number of persons who have been living in definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. इसके बाद हमारा ऑप्शन डी कहता है, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनिट टेरिटरी विद सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। सो दीज आर द फोर बेसिकली ऑप्शन। अब इसमें राइट आंसर क्या है? पहले राइट आंसर पे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इजी टू मॉडरेट है, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा तो इजीली आप इसको डील कर सकते थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, पहले समझो, डिफिनेशन ऑफ स्टेट मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं कह रहा, आर्टिकल 12 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और आर्टिकल 36 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है स्टेट के डिफिनेशन को, लेकिन अभी यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। तो इसका कई बच्चे बेसिकली ये सोच लेते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हड़बड़ा कर क्वेश्चन आप सॉल्व ना करें एग्जाम में। कई बच्चा हड़बड़ा कर सॉल्व कर देता है, ये बचना है। जितना काल्म माइंड से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। कई बच्चे दो ऑप्शन में फंस जाते हैं आमतौर पे। आई थिंक मुझे लगता है कि एक बच्चा मैसेज भी किया था, आपने देखा होगा। तो हमारी टीम भी ये बोल रही थी कि सर एक बच्चा मैसेज किया है, उस बच्चे का मैंने सेशन लिया और उसको मैंने बताया कि भाई कैसे आप जब दो ऑप्शन में फंसते हैं तो कैसे डील करना है, आप अमेज हो जाएंगे। मैंने उस बच्चे को जब समझाया, यू विल अमेज दैट कि उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो गई। 10 में से 8 क्वेश्चन में सही कर रहा है, 10 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जहां पे दो ऑप्शन में फंस रहा था। सो प्रीलिम्स सॉल्विंग इज बेसिकली, यू नो, आपके पास नॉलेज है फिर भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर डीलिंग द पेपर। सो प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ चलो, प्रीलिम्स निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी राइट आंसर जैसा मैंने कहा ऑप्शन ए है, काफी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। बच्चों, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्टेट के 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्टेट के। पहला, पॉपुलेशन। क्या होता है? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। इसके बाद दूसरा जो हमारा होता है दैट इज टेरिटरी। समझ रहे मेरी बात को? टेरिटरी यानी क्षेत्र डिफाइंड होना चाहिए, जनसंख्या वहां पे होनी चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट, सोवरेन सरकार होनी चाहिए, किसी का कंट्रोल में सरकार नहीं होनी चाहिए, आजाद सरकार होना चाहिए वहां के लोगों के मतलब सपोर्ट से। और सोवरेनिटी होनी चाहिए, वो जो देश होना चाहिए सोवरेन होना चाहिए। ठीक है, सोवरेन होना चाहिए। ठीक है, सो ये 4 एसेंशियल फीचर होती है पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार किसी भी स्टेट की। ये डेफिनेशन मॉडर्न सोवरेनिटी थ्योरी से आती है बच्चों, जो आधुनिक जो संप्रभु जो सिद्धांत है उससे आती है। जैसे स्कॉलर्स बहुत सारे हैं जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो इस स्टेट के डेफिनेशन को बहुत सारे स्कॉलर्स ने डेवलप किया। जैसे बहुत बड़े फेमस स्कॉलर हैं जीन बॉर्डिन, क्या नाम है उनका? जीन बॉर्डिन। सो ये जो डेफिनेशन है ये जीन बॉर्डिन के द्वारा दिया गया, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो उन्होंने स्टेट की डेफिनेशन दी थी जिसको अराउंड द वर्ल्ड आज प्रोमिनेंटली इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। स्टेट का जो रियल मतलब होगा वो क्या होगा? अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, यानी लोगों का एक समुदाय जो किसी बाहरी कंट्रोल से आजाद होकर एक तय इलाके में हमेशा के लिए रहता है और जिसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सरकार होती है, संगठित सरकार होती है। ये राइट इसका आंसर है। देखिए मैं पहले बता दूं कि अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट इज बेसिकली राइट। अब बोलोगे सर
कैसे, थोड़ा समझाइए बच्चों। मैंने जैसे कहा कि 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होती है स्टेट की, जिन बॉडी ने जो कहा था। तुम देखो पॉपुलेशन इसमें है कि नहीं, कम्युनिटी ऑफ पर्सन मतलब क्या, पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा है। दूसरा टेरिटरी डिफाइन होना चाहिए, तो यहां पे डिफिनिट टेरिटरी लिखा है। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, यहां पे ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट टर्म यूज किया है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब सोवरेनिटी, तो यहां पे लिखा है कि नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। ये 4 जो पॉइंट्स है ना, इसी से हमें मालूम चल जाता है कि हमारी इसकी राइट आंसर क्या होगी, यही होगी। ये चारों पॉइंट इसमें मिल गया, सो दिस इज द राइट आंसर। ऐसे फाइंड करना है, यही क्लासिकली एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेट की डिफिनेशन है, इसलिए ये करेक्ट है। समझ रहे बात को। ऑप्शन बी पे आ जाओ। ऑप्शन बी पूरी तरीके से गलत है, जैसा ये अगर सही हुआ तो सारी तो गलत ही हो जाएंगी। ऑप्शन बी कैसे गलत है, देखो इसमें नेचुरल राइट्स और मीन्स ऑफ सस्टेनेंस की बात की गई है, देखो है ना, मीन्स ऑफ सस्टेनेंस की बात की गई। अब सवाल ही खड़ा था सर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस मतलब, है ना। आप यहां पे देखिए सुरक्षित करने का अधिकार, तो ये जो बेसिकली इसकी बात की गई है मीन्स ऑफ सस्टेनेंस और नेचुरल राइट्स की, इसमें मेंशन है। ये मोर ऑफ लिबरल फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेट लगता है, यानी जो लिबरल फिलोसफिकल जो टर्म है उसको ज्यादा जस्टिफाई करता है। जो उदारवादी जो दर्शन शास्त्र या दार्शनिक जो विचार है उनसे संबंधित ये बातें हैं। इसमें लॉकियन इन्फ्लुएंस यानी जॉन लॉक का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। अब इसको मैं थोड़ा और डेप्थ में समझाऊंगा, काफी समय लग जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी है, कोई इजी चीज है नहीं। लेकिन सोवरेनिटी को क्लियरली ये मेंशन इसमें नहीं है, सोवरेनिटी कहीं पर नहीं, सोवरेनिटी को यहां से कहीं पर डिफिनेशन निकल कर आता है इस पूरे ऑप्शन से, समझ रहे हो। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली लॉकियन कंसेप्ट क्या है, लिबरल फिलोसफिकल क्या है, तो समझ में बहुत समय लग जाएगा। बस ऐसे समझ जाओ लिबरल फिलोसफिकल मतलब कि वैसी विचार जहां पे लिबर्टी को प्रमोट किया जाता है, और जॉन लॉक ने ऐसा किया हुआ था। मैं चाहता हूं थोड़ा सा कि मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लूं, थोड़ा रुक जाएंगे आप सभी, 1 सेकेंड रुक जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाएंगे आप सभी। ओके चलिए, सो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए आए बिंदु पे, तो ऑप्शन बी आपको मालूम चल गया कि ऑप्शन बी इज कंप्लीटली रॉन्ग। थोड़ा ऑप्शन सी पे आइए। ऑप्शन सी कहता है नंबर ऑफ पर्संस हु हैव बीन लिविंग इन डेफिनिट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। ऐसा है कि ये एक्चुअली नेशन डिफाइन करता है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये नेशन को डिफाइन कर रहा है, स्टेट को नहीं, ये राष्ट्र को डिफाइन करता है। तो ये वाला जो है ना बेसिकली नेशन ऑफ ये डिफिनेशन जो है, ये वाला जो लिखा हुआ है ये नेशन का डिफिनेशन है, ये स्टेट का नहीं है। कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन, लॉन्ग रेजिडेंस नेशन के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। स्टेट को कल्चरल यूनिटी की जरूरत नहीं होती है। इंडिया के स्टेट है पर कल्चरली डाइवर्स है, आप समझ रहे मेरी बात को। चलो आ जाओ ऑप्शन डी पर, थोड़ा ऑप्शन डी को डिकोड कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में क्या लिखा है, एक समाज जो एक तय इलाके में हमेशा के लिए रहता है, जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी के प्रति जिम्मेदार एक एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। ऐसा है कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का डिस्क्रिप्शन है ये स्टेट का डिफिनेशन नहीं है, समझ रहे हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी नहीं होता स्टेट होने के लिए, हर स्टेट डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, इस बात पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर सोवरेनिटी मिसिंग है तो वो स्टेट नहीं है। किसी भी अगर लाइन में सोवरेनिटी मिस्ड है तो भैया समझ जाइए कोई स्टेट नहीं है। अब तीनों में देख लीजिए सोवरेनिटी मिस है, ऑप्शन ए में है, सो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आप सभी को बता दूं कि हम सभी ने 72वीं बीपीएससी के लिए कौटिल्य 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप में से कई बच्चे अगर बीपीएससी के समंदर में कहीं खो चुके हैं, आप में से कई बच्चे कई बार एग्जाम दिए फिर भी नहीं निकल रहा है, आपको कोई ऐसे मेंटोर की जरूरत है जो आपके ऊपर हमेशा निगरानी रखे और आपके लिए एक पर्सनल रोड मैप बनाए, आपकी स्वॉट एनालिसिस करे, जैसे डॉक्टर करता है, पहले एक्सरे करेगा, चेकअप करेगा, फिर दवा देगा, उसी तरीके से हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, इसके बाद आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ट्रैकर फिल करना पड़ता है, डेली बेसिस पे आप हमें भेजेंगे, ये आपका कर्मयोगी और कौटिल्य बैच दोनों में है। उसके बेसिस पे आपकी डेली और वीकली और मंथली रिपोर्ट बनाई जाएगी और आपकी तैयारी को ट्रैक किया जाएगा, टॉप नॉच कंटेंट आपका दिया जाएगा आपको।
हम जैसे कहेंगे उसी तरीके से चलना है। जिस तरीके से प्रीलिम्स और एग्जामिनेशन को डील करने के लिए बोलेंगे एक सही गाइडेड मैनर में और रिजल्ट ओरिएंटेड मेंटरशिप के साथ, वैसे ही आपको चलना है। एक ही चीज बोलूंगा, द यूपीएससी एंड बीपीएससी इज द स्टेट ऑफ माइंड, इज द गेम ऑफ माइंड, है ना, समझ रहे हो। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा, वी बिलीव इन सर्विस एंड एक्सलेंसी, ठीक है। तो ये सारी चीज है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर बोथ द बैचेज, चाहे कर्मयोगी हो या कौटिल्य बैच हो, है ना, 60593607 ठीक है। ये सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो इस बार फाइनली बीपीएससी को निकालना चाहता है, भीड़ में नहीं पढ़ना चाहता है। देखो हम लोग तो पहले ना एक लिमिटेड बैच में बच्चों का क्लास लेते हैं, जैसे एक है हर बच्चे का एक पर्सनल मेंटरशिप डेली होगा, डेली पर्सनल इंटरेक्टिव होगा। दूसरा, उस बच्चे का एक जो ग्रुप होगा उसमें मात्र 5 से 6 बच्चे होंगे या मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एक डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंसी, है ना, सैक्रिफाइस और पूरे डेडिकेशन के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड मेंटरशिप उनको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगली हमारी जो क्वेश्चन है बच्चों, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, हम लोग आज इसको लास्ट डील करने वाले हैं। पिछले 10 ईयर्स में ऐसे 20 क्वेश्चन बेसिकली आई हुई हैं और हम लोग 1975 तक के क्वेश्चन को डील करेंगे। सो द 1975 से लेकर 2025 तक जितनी क्वेश्चंस आई हैं उसको डील करेंगे। याद रखना, इतना कर लोगे तो आपको किसी और टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है ना। बेसिकली द PYQ इज इटसेल्फ अ बिगेस्ट टेस्ट सीरीज, सिर्फ अगर करंट अफेयर के पोर्शन को छोड़ दिया जाए। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा रोक लीजिए और इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब उदारवादी लोकतंत्र। तो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फैक्टर एक लिबरल डेमोक्रेसी में आजादी की सबसे अच्छी सुरक्षा करता है। अ कमिटेड जुडिशियरी, ऑप्शन ए। बी कहता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट और ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। प्यारे बच्चों, एक चीज और बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन कह सकते हो यही है, मॉडरेट में कहूंगा। सो दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली मॉडरेट क्वेश्चन इन 2021 और ये काफी न्यूज में था, द हिंदू में भी था, है ना। बेसिकली हमारा ये टर्म लिबरल डेमोक्रेसी। आइए बिंदु पे, लिबरल लिबर्टी लिबरल डेमोक्रेसी, यानी लिबरल डेमोक्रेसी में उदारवाद क्या है। देखो पहले समझो बच्चों, लिबरल डेमोक्रेसी का मूल आधार क्या होता है, जो बेसिक आप कह सकते हैं फंडामेंटल बेसिक क्या होता है। पहली चीज इंडिविजुअल लिबर्टी होता है। क्या होता है जी? इंडिविजुअल लिबर्टी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इंडिविजुअल लिबर्टी होता है, यानी हर इंसान की अपनी आजादी होती है, इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना। दूसरा जो चीज होता है इंडिविजुअल लिबर्टी के बाद, वो होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सरकार की शक्ति बड़ी लिमिटेड होती है ना। इसी नेचर का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका था, आपने देखा था। तो यूपीएससी वहीं से PYQ से उठा के पूछती है और कहीं बाहर नहीं जाती है। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का राज होता है, यानी कानून ही सर्वोपरि होता है उस देश में, कानून के ऊपर कोई नहीं होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, समझ रहे बारे बात को, ट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी का फंडामेंटल बेसिक है, समझ रहे हो। लेकिन लिबर्टी को प्रोटेक्ट कौन करता है? पावर को डिवाइड करना, समझ रहे हो। पावर को डिवाइड करना ही लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि कोई एक ऑर्गन डोमिनेट ना करे और एक ऑर्गन डोमिनेट दूसरे ऑर्गन के ऊपर ना हो, समझ रहे हो। सो यही है सेपरेशन ऑफ पावर्स। प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? दिस इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ पावर। और अगर इसको पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो कंसेप्ट लार्जली एसोसिएटेड विद मोंटेस्क्यू। ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है मोंटेस्क्यू के कंसेप्ट से लार्जली रिलेटेड है। उन्होंने क्या कहा था मोंटेस्क्यू ने? पावर शुड बी अ चेक टू पावर, समझ रहे हो। पावर शुड बी अ चेक टू पावर, ये मोंटेस्क्यू ने कहा था। पावर शुड बी अ चेक टू पावर, शुड बी अ चेक टू पावर, समझ रहे मेरी बात को, चेक टू पावर। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज रिसाइटेड बाय मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने ये स्टेटमेंट दिया था। और मोंटेस्क्यू कहां से बिलोंग करते हैं आप सभी को मालूम है। बेसिकली ही वाज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट वाज स्टार्टेड इन द 1789। 1789 में इसको शुरू किया गया था, फ्रांस की क्रांति को, समझ रहे मेरी बात को। तो मोंटेस्क्यू ने कहा कि पावर शुड बी अ चेक टू पावर, माने शक्ति ऐसी होनी चाहिए ताकि सभी पिलर्स की शक्तियों को चेक किया जा सके, कहीं गलत तरीके से तो उपयोग नहीं किया जा रहा है।
अगर लेजिस्लेटिव यानी विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका एक ही हाथ में आ जाए, तो मुझे ये बताओ टायरेनी की रिस्क बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? टायरेनी की रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड है डिवीजन ऑफ पावर प्लस चेक्स एंड बैलेंस। अब चलिए इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, है ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अ कमिटेड जुडिशियरी, ये बेसिकली गलत है, इसका राइट आंसर नहीं होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। कमिटेड जुडिशरी डेंजरस कंसेप्ट है, याद रखना। जुडिशरी को कमिटेड नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कमिटेड होना मतलब जुडिशरी लिमिटेड हो गई। कमिटेड का मतलब हो सकता है गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी से अलाइंड, यानी गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी के अनुसार चलने वाला, गवर्नमेंट का चमचा करने वाला जुडिशरी। समझ रहे हो ना? कमिटेड जुडिशरी का मतलब है इट इज अ डेंजरस कंसेप्ट। चलो ऑप्शन बी देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ये भी गलत है पूरी तरीके से, समझ रहे हो? सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में आ गया। इट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कि एक व्यक्ति जब पूरी शक्ति लेकर बैठा है तो हम क्या कहते हैं, केंद्रीकरण की व्यवस्था है, यानी सेंट्रलाइजेशन है वो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज बेसिकली थ्रेट टू लिबर्टी। तो ऐसे समझो, सेंट्रलाइजेशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू थ्रेट टू लिबर्टी। अगर एक हाथ में पूरा पावर आ गया तो समझ रहे हो, पूरी लिबर्टी के लिए वो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो। तो ये भी गलत है। ऑप्शन से इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर से कहना चाहता हूं ये भी गलत है। क्यों भाई? तो सिर्फ इलेक्टेड होना लिबर्टी, ये याद रखिएगा, सिर्फ इलेक्टेड होना लिबर्टी गारंटी नहीं करता। हिटलर भी इलेक्टेड था। मेजोरिटेरियनिज्म, समझ रहे हो ना? मेजोरिटेरियनिज्म यानी हम कह सकते हैं बहुलवाद, लिबर्टी को सप्रेस करता है। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब पूरी पावर जब एक ही सरकार के हाथ में आ जाए तो लिबर्टी को दबाएगी, वो आजादी नहीं देगी वो। ये तो पूरी तरीके से गलत है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, समझ रहे हो, ये बेसिकली करेक्ट है ना। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ बातें आर्टिकल 50 में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल इंटेलेक्चुअल जो मॉडल है डीपीएसपी में पार्ट 4 में, उसके अंदर की गई है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव लिमिटेड बाय द लेजिस्लेचर, समझ रहे हो। इसके बाद मतलब विधायिका के द्वारा जो कार्यपालिका है सीमित होती है, लेजिस्लेचर चेक्ड बाय द जुडिशियरी। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब बता रहा हूं, यानी विधायिका जुडिशरी के द्वारा चेक होती रहती है समय समय पे। वही चेक एंड बैलेंस जुडिशियल रिव्यू नहीं पढ़े थे ना, एक समीक्षा, मैंने तो पढ़ाया आप लोग को, अभी बताया। जुडिशरी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां पर ये सारी फीचर्स फॉलो हो रही हैं उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर है, यूनाइटेड स्टेट में स्ट्रिक्ट है। लिबर्टी तब सेफ होती है जब पावर डिवाइडेड होती है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, इंडिया में पूरे सेपरेशन नहीं है लेकिन फंक्शनल सेपरेशन है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के काम से अलग काम करेगी, अलगाव होगा दोनों में। जुडिशियल रिव्यू, चेक एंड बैलेंस, यही तो लिबर्टी स्ट्रक्चरल सेफगार्ड है। यही तो मैं तब से समझा रहा हूं। सो फाइनल आंसर इज बेसिकली द डी। वन लाइन मेमोरी हुक आपको बताता हूं बच्चों, एक लाइन में इस पूरे क्वेश्चन से जो हम लोग को सीख मिलती है। देखो, लिबर्टी तब बचेगी, समझ रहे मेरी बात को, लिबर्टी तब बचेगी जब पावर बंटेगी, समझ रहे हो, ये लाइन याद रखना। चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने लगभग 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। कल हम लोग अगले क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलो। धन्यवाद, थैंक यू।